हेलो इंडिया, आप सबको नमस्कार और प्रणाम है। एक बार फिर से स्वागत है 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में। हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू पढ़ रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इस मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू में क्या करते हैं हम लोग, पहले क्या करते हैं, पहले एमसी थ्योरी, उसको जो जिस टॉपिक पे एमसीक्यू रहता है उस टॉपिक को हम लोग देखते हैं और उस टॉपिक से जो है पूरा डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। और उसके बाद उसके ऊपर जो है जितने भी फैक्ट आते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यानी हर एक टॉपिक, हर एक एमसीक्यू के साथ जो है जितना उसका फैक्ट आएगा, जितना उसका डिटेल होगा, वो सब हम लोग देखते हैं। तो आज जो है सेट नंबर 4 पढ़ रहे हैं हम लोग। सेट नंबर 4 में हम लोग क्वेश्चन हम लोग 1 से 20 तक कल तीसरा सेट में कर लिए थे, तो हम लोग आज जो है चालू करेंगे आगे से। ठीक, अगला ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है हैदर अली की मृत्यु हैदर अली की मृत्यु 1782 में होती है। ठीक, किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो पहले हम देखते हैं कि हैदर अली जो है कौन थे। हैदर अली जो थे यह मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। और मैसूर के शासक बनते हैं और ये बनते हैं 1761 से लेकर के 1782 तक रहता है। कब तक? 1761 से 1782 तक रहता है। और ये जो है इसके समय में प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध होता है, फर्स्ट अंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जो होता है 1764 से लेकर के 1769 के बीच में होता है। और ये मैसूर युद्ध में जो था, हैदर अली जो है एक मजबूत शासक के रूप में उभरते हैं। और ये जो फर्स्ट अंग्ल मैसूर युद्ध है ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर शासक के बीच होता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें क्या पिछड़ जाते हैं, लेकिन मैसूर के शासक हैदर अली जो है वो आगे एक मजबूत स्थिति में रहते हैं। उसके बाद जो है एक संधि होता है। फर्स्ट अंग्ल मैसूर के युद्ध के बाद एक संधि होता है। इस संधि को नाम दिया जाता है मद्रास की संधि। क्या नाम दिया जाता है? मद्रास की संधि। तो पहला अंग्ल मैसूर जो होता है वो होता है मद्रास के संधि के साथ खत्म होता है। कौन सी संधि के साथ? मद्रास के संधि के साथ होता है। दूसरा अंग्ल मैसूर जो होता है वो होता है ये कहिएगा तो 1780 से लेकर 1784 के बीच होता है। और इस टाइम जो थे ये दूसरा अंग्ल मैसूर जो है ये जो है मंगलोर के संधि के साथ खत्म होता है। मंगलोर के संधि के साथ खत्म हो जाता है। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 कितना 1790 से लेकर के 1792 के बीच होता है। ठीक, उसी तरह चौथा भी होता है। तो 1700 ये जो है तीसरा जो होता है ये श्रीरंगपट्टनम के संधि के साथ होता है। श्रीरंगपट्टनम के संधि के साथ जो है खत्म हो जाता है। तो कह रहे कौन सा युद्ध में जो है हैदर अली की मृत्यु हो जाती है? हैदर अली की मृत्यु हो जाती है ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है उसमें जो है हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन में देखिएगा, करें सूची 1 और सूची 2 में सुमिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को है सुमिलित करने के लिए कहता है। कहता है प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर के 1769 के बीच जो होता है जो मद्रास के संधि के साथ खत्म होता है। ये बात तो बिल्कुल सही लग रहा है हमें। ठीक, द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है 1780 से 1784 के बीच होता है, मंगलोर के बीच होता है। और वो जो युद्ध होता है उस संधि, कौन से संधि के साथ होता है? खत्म होता है, मंगलोर के संधि के साथ होता है। ये भी बात सही है। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 1792 के बीच होता है और श्रीरंगपट्टनम के संधि के साथ खत्म होता है। तो हम लोग ने पिछला क्वेश्चन में देखा, ये सारा डिटेल एक्सप्लेन देखे हैं। तो ये भी ऑप्शन क्या है? सी है। तीनों सही है। तो ऑप्शन 1 का ये हो गया, बी का 2 और सी का 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा इसका ये हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या देखें, दोनों क्वेश्चन में मिला के देखिएगा तो अंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देखें। ठीक, बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग। अगला क्वेश्चन आता है द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के समय में गवर्नर जनरल कौन था? अब देखिए द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो होता है 1780 से लेकर के 1782 के बीच होता है। ठीक, 1780 से लेकर 1782 1784 के बीच होता है। ठीक, और ये इस टाइम में देखिएगा तो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन रहेंगे? बंगाल के गवर्नर जनरल की बात कर रहा है यहाँ पे। वही नहीं पूछ रहा है गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ठीक, और इस टाइम जो है बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ये नहीं होगा। कौन हुआ करते थे? वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग की बात करते हैं तो ये जो थे 1772 से लेकर के 1785 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं। 1772 से 1774 जो रहते हैं वो बंगाल के गवर्नर रहते हैं। और जब ब्रिटिश इंडिया एक्ट आते हैं उसके बाद जो है 1773 से लेकर के 1785 तक जो है वो जो 1785 तक जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में रहते हैं। करेक्ट, तो इसीलिए करें द्वितीय विश्व युद्ध जो है, द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, ठीक, वो जो है किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो वो जो है उस टाइम वारेन हेस्टिंग था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, कह रहे हैं टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। अब देखते हैं टीपू सुल्तान, पहली बात ये देखेंगे टीपू सुल्तान कौन था। तो टीपू सुल्तान जो था यह हैदर अली का बेटा था। किसका था? हैदर अली का
बेटा, किसका बेटा होता है? हैदर अली का बेटा होता है। हैदर अली का बेटा कौन था? टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान था। ठीक, हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान था। किसका बेटा? हैदर अली का बेटा था। ठीक, अब देखिएगा, कह रहा है टीपू ने सिक्का ढलाई की एक प्रणाली की शुरुआत की थी। पहली बात ये शुरुआत किया था। दूसरी बात कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना किया था। इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन पूछा सही है, कौन सा सही है? तो आंसर देखिएगा, टीपू सुल्तान ने क्या किया था? ढलाई मशीन का सिक्का ढलाई का भी एक नई प्रणाली शुरू करता है और फ्रांसीसी क्रांति से सीख करके वो जैकोबियन क्लब की स्थापना भी करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। अब देखिएगा टीपू सुल्तान के बारे में, तो इन्होंने बहुत सारा काम किया था। एक अच्छा शासक था ये मैसूर का। तो इन्होंने एक पहली बात सिक्का ढलाई के लिए काम किया था। एक नई प्रणाली के आधार पर कैलेंडर भी जारी किया था। ठीक, एक नई प्रणाली के आधार पे जो है माप तौल पद्धति का भी इन्होंने खोज किया था, माप तौल पद्धति का। तो इस तरह से देखिएगा, तो बहुत सारे काम किए थे टीपू सुल्तान। तो पहला सिक्का के हो गया, दूसरा से कैलेंडर जो बनाया था वो भी इसमें काम किया था, और माप तौल पद्धति भी जो भी बात हुआ था वो टीपू सुल्तान किए थे। और एक था जैकोबियन क्लब में जुड़ते हैं और उसी के साथ उसका स्थापना करते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो होता है तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध के कारण होता है। तृतीय थर्ड मैसूर युद्ध जो होता है, थर्ड मैसूर युद्ध इसके कारण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग। अगला क्वेश्चन जो होता है, कह रहा है किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति कहे या प्रिय पंक्ति कहे, दोनों बात सही है। कह रहा है किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति या प्रिय पंक्ति कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना चाहिए। कह रहा है किसने कहा था ये बात कि भेड़ की तरह लंबा जिंदा रहे से बढ़िया है कि एक ही दिन जो है इसको शेर की तरह एक दिन जिया जाए। कहते हैं ना, अभी हम लोग कहते हैं ना, अरे भाई शेर का बच्चा बने, ऐसे मतलब एक, तो ये सब हमको लगा यही से आया होगा। तो बात करते हैं यहाँ पे, अरे भेड़ की एक लंबी ज़िंदगी से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जिंदा रहो। तो ये जो कहा था टीपू सुल्तान कहा था। अंग्रेज को इन्होंने क्या कहा था? अंग्रेज को इन्होंने भेड़ कहा था, भेड़, क्योंकि वो भेड़ बकरी की तरह आ गया है और वो जो है ये लंबी जिंदगी जी रहा है और ये कष्ट सह के जी रहा है। तो कह रहा है कि टीपू सुल्तान कहता है कि भेड़ की तरह लंबा जिंदा रहने से बेहतर है कि हम लोग शेर की तरह एक दिन जिंदा रह के देखें। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है तो 26वां क्वेश्चन, रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण कर लेता है? तो ये जो है था लाहौर में जो है ये क्या करते हैं, अधिकार वहाँ पे लाहौर में जीते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, महाराजा की उपाधि को ये धारण कर लेते हैं। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा वही क्वेश्चन, रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच हुए अमृतसर की संधि, कौन सा संधि होता है? अमृतसर की संधि 1809 में किस नदी के दोनों के राज्य क्षेत्र के सीमा के बीच निर्धारित हुआ था? कौन से नदी थे जो राज्य क्षेत्र के एरिया में सीमा का निर्धारण था? इसका आंसर तो हो जाएगा सतलज। कहाँ पे? सतलज नदी के कारण, सतलज नदी के किनारे। पहली बात देखते हैं, ये अमृतसर की संधि जो होता है, ये होता है 1809 में होता है। किसके बीच होगा भाई? ये जो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब के राजा जो हुआ करते थे रंजीत सिंह, पंजाब के राजा के बीच होता है। ठीक, संधि होता है। इस संधि में कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी या अमृतसर की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी कहता है पंजाब से कि यदि कोई भी सेना पंजाब के एरिया से, कोई भी दूसरा यूरोपियन हो या कोई भी सेना यदि पंजाब के एरिया से यदि घुसता है तो इसके लिए उस टाइम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगा? पंजाब को मदद करेगा। तो यही संधि हुआ था अमृतसर के संधि में। तो ये संधि जो हुआ था सतलज नदी के किनारे हुआ था। ठीक था, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? ठीक, पहली बात देखिए, कौन सा ऐसा जो है सुमेलित इसमें से नहीं है। बात देखिएगा तो लाहौर की संधि 1846 में होता है। लाहौर की संधि जो होता है, लाहौर की संधि 1846 में होता है। ठीक, पहली बात कह रहा है। दूसरी बात कह रहा है भोंसले की संधि जो है 1846 में होता है। लाहौर की संधि भी 1846 का रहा है, भोंसले की संधि भी 1846 का रहा है। तब तीसरी बात, पंजाब और अंग्रेज के पंजाब का अंग्रेज राज्यों में विलय जो है 1849 ईस्वी में हो जाता है। उपयुक्त और डी जो है उपयुक्त में से सभी सुमेलित है। तो यानी सुमेलित तो है लेकिन ये सारे के सारे जो है गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, सारे के सारे गलत है। ठीक, आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है
कि सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था कि हमारे नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की ओर स्थिति की ओर पहुंचा दिया। सहायक संधि होता है, अंग्रेज का ले आते हैं, सहायक संधि ले आते हैं और सहायक संधि लेके अपना नीति बताते हैं। कह रहे कि हमारा सहायक संधि वाला नीति जो है भारत के जितने भी राज्य होते थे, चाहे राजा रजवाड़ा होता था, चाहे जो भी साम्राज्य होते थे, उसको क्या किया है हमारे सहायक संधि क्या किया है, वो शून्य की स्थिति में पहुँचा दिया है। ठीक, तो ये बात कहे थे लॉर्ड वेलेस्ली। किसने कहा था ये बात? लॉर्ड वेलेस्ली कहते हैं। और लॉर्ड वेलेस्ली जो कहते हैं ये जो है देखिएगा, वेलेस्ली बोलिए या वेलेस्ली बोलिए, दोनों एक ही है। तो ये जो हुआ था, ये जो है बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं 1798 से लेकर के 1805 तक रहते हैं। कब तक? 1805 के तक। और इसके टाइम में सहायक संधि के तहत देखिएगा, सहायक संधि होता है और इस संधि के तहत जो है पहले जो है हैदराबाद के निज़ाम को मिलाते हैं, हैदराबाद के निज़ाम को मिलाते हैं। ठीक, और ये मिलाते हैं कब? 1798 ईस्वी में। उसके बाद आता है मैसूर की बारी, मैसूर को मिलाते हैं। किसको? मैसूर को मिला लेते हैं, मैसूर को मिलाते हैं। देखिए अगर मैसूर जो होता है उसके बाद क्या करते हैं, मैसूर को मिला लेते हैं और ये मिलाते हैं 1799 में। ठीक, यदि बात की तो आगे भी है, आगे जो है जैसे कि तंजावुर हो गया, तंजावुर को मिला लेते हैं। उसके बाद देखिएगा तो पेशवा को भी मिला लेते हैं। ये सब तो ये सब सहायक संधि के तहत देखिएगा ये काम जो हुआ था, ये बात काम किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में जो है सहायक संधि का जन्मदाता जो है किसे माना जाता है? संधि का जन्मदाता जो है डुप्ले को माना जाता है। किसको माना जाता है? अब बताइए डुप्ले कहाँ का मतलब गवर्नर हुआ करते थे? तो ये जो हुआ करते थे फ्रांसीसी गवर्नर हुआ करते थे, फ्रांसीसी, ये फ्रांसीसी गवर्नर हुआ करते थे। तो आंसर ये हो जाएगा, 30 का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें हम लोग तो बात कर रहे हैं सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 है, सूची 1 में है ये, सूची 1 फर्स्ट ये हो गया और सूची सेकेंड ये हो गया। तो सूची 1 में जो है कह रहा है पिंडारियों का दमन किसने, कौन सा शासक किया था? चारों में से कौन किया था? पहला, दूसरा कह रहा है बंगाल बर्मा युद्ध, ठगों का दमन और मैकाले। ठीक, मैकाले के शिक्षा नीति का प्रस्ताव। तो पिंडारियों का दमन जो होता है लॉर्ड हेस्टिंग करता है। कौन करता है? लॉर्ड हेस्टिंग करता है। ठीक, और अंग्ल बर्मा युद्ध देखिएगा, अंग्ल बर्मा युद्ध जो होता है लॉर्ड एम्हस्टन के टाइम में होता है। कब होता है? लॉर्ड एम्हस्टन के टाइम में। ठगों का दमन की बात करिएगा तो ये विलियम बेंटिक के टाइम में ही होता है। मैकाले के शिक्षा नीति का प्रस्ताव जो है यह विलियम बेंटिक के नाम पे ही होता है। इसमें देखिएगा एक का क्या होगा, एक का दूसरा, एक का हो गया, एक का दूसरा, हाँ एक ही ऑप्शन है। देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप से मिल जाता है। एक का दूसरा हो गया, बी का पहला हो जाता है, बी का देखिए पहला हो गया। ठीक, और सी का तीसरा और डी का चौथा ही है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसी तरह देखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में थोड़ा लोग देखते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था 1827 से लेकर के 1835 तक बंगाल के गवर्नर जनरल प्लस में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहते हैं। यानी बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल बनेंगे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनेंगे। ठीक, ये हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? कह रहा है प्रथम अंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1824 से 1826 में होता है। सेकेंड अंग्ल बर्मा युद्ध जो होता है 1852 में होता है और तृतीय अंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1855 से 1856 में होता है। ठीक, कह रहा है सभी सही सुमेलित है। ये बात सही कह रहा है, सभी जो सबके सब जो है सही सुमेलित है। ठीक, तो आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। पहली बात तो प्रथम अंग्ल बर्मा युद्ध जो होता है ये जो होता है फिर इस टाइम जो होते हैं, इस टाइम जो प्रथम अंग्ल बर्मा युद्ध होता है इस टाइम जो थे बंगाल के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? ठीक, वो हुआ करते थे लॉर्ड एम्हस्टन हुआ करते थे। तो आंसर इसका जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो अगला क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? कौन ऐसा राज्य का शासक हुआ करता था जो नवाब तो कहलाते थे और उसके साथ वो उसको जो है वजीर कह के भी पुकारा जाता था? ठीक, तो वो जो था अवध के नवाब को ऐसा कहा जाता था, अवध के नवाब को। अब बताइए अवध के जो है अवध का संस्थापक कौन होता है? अवध का संस्थापक की बात करेंगे हम लोग। संस्थापक कौन होगा? अवध के संस्थापक देखिएगा तो कौन होता है? सदाअत खां होता है। कौन होता है? सदाअत खां। ठीक, और ये सदाअत खां जो है इसी को एक उपाधि दिया गया था। उसका उपाधि था बुरहान ए मुल्क का उपाधि दिया था। क्या दिया था? बुरहान ए मुल्क का उपाधि दिया था। पहला तो संस्थापक हो गया। लेकिन यही पूछेगा कि अंतिम अवध का शासक की पूछेगा, अंतिम अवध के नवाब, अब अंतिम अवध के नवाब की पूछेगा, अवध के नवाब की बात पूछेगा तो ये कौन हो जाएगा? अंतिम अवध के नवाब जो होगा वो होता है वाजिद अली शाह। कौन होता है? वाजिद अली शाह। ठीक,
ये होते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यदि हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है अधोमुखी निस्यादन निस्यादन का सिद्धांत दिए थे। किसने दिया था? अधोमुखी निस्यादन। पहली बात देखते हैं अधोमुखी निस्यादन सिद्धांत होता है क्या? क्या करता था? ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश भारत में शिक्षा पद्धति को लाते हैं, ठीक। और इसकी शिक्षा पद्धति के तहत जो है इन्होंने क्या किया? अधोमुखी निस्यादन सिद्धांत को लाता है। किसको? शिक्षा पद्धति को अच्छा करने के लिए। इस अधोमुखी निस्यादन सिद्धांत के तहत कहता है अंग्रेज कि हम जो है उच्च वर्ग को, किसको? उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग को जो है हम क्या करें? शिक्षित कर देते हैं। इस उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग को हम लोग क्या करें? शिक्षित कर देते हैं, ठीक। और शिक्षित यदि कर दिया हम लोग इस दोनों को, तो ये जो निम्न वर्ग के वो जो है अपने आप शिक्षित हो जाएंगे। क्या रहे? अपने आप शिक्षित हो जाएंगे। मतलब ये ऊपर वाले वर्ग से सीख के जो है नीचे वाला वर्ग जो है अपने आप शिक्षित हो जाते हैं। ये देख रहे हैं एक डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, इसी को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। इसी को हम कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक। तो ये किसने किया था? अधोमुखी निस्यादन सिद्धांत की बात करें तो ये बात क्या था? लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था, ठीक। लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। तो आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, ठीक। तो अस्थायी बंदोबस्त के बारे में जानते हैं। ये अस्थायी बंदोबस्त होता क्या है? अस्थायी बंदोबस्त होता था कि ब्रिटिश सरकार क्या करते थे? टैक्स लेते थे, और वो जो थे भारत के जितने भी राजा रजवाड़ा हो, चाहे जो भी सदस्य थे भारत में लोग थे, उनसे क्या करते थे? एक टैक्स लेते थे, और उसी हम लोग अस्थायी बंदोबस्त के तहत देखें। इसकी शुरुआत जो होता है 22 मार्च 1793 को होता है। और ये जो है इसका प्रारूप देखिएगा, प्रारूप तैयार किया इसको। प्रारूप तैयार करने में मतलब इसका जिसके नाम और इसका सूची जो बनाया वो तैयार किया था सर जॉन शोर इसको प्रारूप तैयार किया था। लेकिन इसको लागू जो करवाता है वो करवाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन करवाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसको लागू करवाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसके तहत क्या किया जाता है? बिहार, बंगाल, उड़ीसा और वाराणसी क्षेत्र में जो है इस अस्थायी बंदोबस्त को लागू कर देता है। और इस अस्थायी यानी ब्रिटिश मतलब पूरा भारत में का जितना भारत था उसके 19% क्षेत्रों पे जो है ये टैक्स लगता है। अस्थायी बंदोबस्त, ठीक। इस अस्थायी बंदोबस्त की तरह से देखिएगा, मान लेते हैं कि आपको 11 रुपया मिला है, तो आप जो है अस्थायी बंदोबस्त के तहत जो है 10 रुपया जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दीजिए, और 1 रुपया पे जो है आप अपना जीवन यापन कीजिए, ठीक। जीवन यापन कीजिए, इस बात तरह से होता था। तो एक तरह से देखिएगा अस्थायी बंदोबस्त बहुत ही खराब स्थिति में था, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें बेल्लोर की सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो बेल्लोर की सिपाही विद्रोह जो है कब होता है? तो पहली बात है बेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो है किसके शासन में, कौन सा इस टाइम गवर्नर जनरल था? तो इस टाइम गवर्नर जनरल था सर जॉर्ज वारले। कौन था? सर जॉर्ज वारले, ठीक। और इस टाइम समय जो हो रहा था 1805 से लेकर के 1807 तक रहते हैं, ठीक। तो इसका मतलब है बेल्लोर की सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 4 में, 14 में, 6 में और 1806 में जो है बेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ करते थे, ठीक। इस विद्रोह के तहत क्या कहा गया था? इस विद्रोह के तहत कहा गया था कोई भी भारतीय सैनिक जो हिंदू है वो तिलक नहीं लगा सकता था। क्या? तिलक नहीं लगा सकते, ठीक। पहली बात ये कहा गया था। दूसरी बात क्या था? मुस्लिम जो भारतीय सैनिक है मुस्लिम, वो जो है दाढ़ी मूछ नहीं रख सकते, ठीक। इस तरह से बात किया गया था बेल्लोर सिपाही विद्रोह में। तो इसीलिए क्या किया था? भारतीय सैनिक जो थे वो विद्रोह कर देते हैं और वो 1806 में विद्रोह होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन बात करें, एक आता है बैरकपुर का सिपाही विद्रोह। दो ही मेन विद्रोह ये है, बैरक विद्रोह और बैरकपुर का सिपाही विद्रोह, ठीक। तो बेल्लोर विद्रोह और बैरकपुर का सिपाही विद्रोह। अब बेल्लोर विद्रोह की बात करते हैं, बैरक विद्रोह की बात करें हम लोग। तो बैरक विद्रोह जो होता है यह 1824 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1824 ईस्वी में, ठीक। और 1824 की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे इस टाइम जो थे बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करें, कौन थे बंगाल के गवर्नर जनरल? इस टाइम बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे लॉर्ड एम हस्टन, ठीक। लॉर्ड एम हस्टन हुआ करते थे। और इस बैरकपुर सिपाही विद्रोह होता है, ठीक। इस विद्रोह के तहत क्या कहा जाता है? इस विद्रोह के तहत कहा जाता है कि कोई भी भारतीय सैनिक जिसे समुद्र पार भेजा जा सकता है। अब कहिएगा कि समुद्र पार का मतलब क्या है? समुद्र पार का मतलब होता है जैसे कि कहा कि तुम जो है ना अपने सीमा से बाहर चले जाओ, यानी हम जो बोलेंगे वो करो, ठीक। यानी एक सीमा है, उस सीमा के बाहर आपको जाना होगा। तो इसी से क्या करते हैं भारतीय सैनिक क्या करते हैं? विद्रोह कर देते हैं। क्या करते हैं? भारतीय सैनिक विद्रोह कर देते हैं। और इस विद्रोह जो हुआ था 1824 में होता है। कब होता है? 1824 में ये विद्रोह होता है बैरकपुर का विद्रोह। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे
अगला क्वेश्चन की बात करें, पहले सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। कब गैर कानूनी घोषित कर दिया था? ठीक, सती प्रथा जो है गैर कानूनी घोषित किया था लॉर्ड विलियम विलियम बेंटिक के टाइम में। कौन किस टाइम में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में होता है। ठीक, और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक को मदद कौन किए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक को मदद किए थे राजा राम मोहन राय। किसने किए थे? राजा राम मोहन राय। ये बहुत बड़ा सेतु वेता थे। सेतु वेता कहने का मतलब पुरानी बातों को और नई बातों को जोड़ के काम किया करते थे। ठीक, तो ये कहते राजा राम मोहन राय। ठीक, राय। तो ये जो थे इनके साथ मिल करके गैर कानूनी सती प्रथा को जो है गैर कानूनी घोषित किया था। ये जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में थे। ठीक, आगे आगे देखें हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का अगला, किस चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख कोष प्रबंध किए गए थे? कौन सा चार्टर एक्ट था जो भारतीय शिक्षा के लिए, भारत की में जो शिक्षा दी है उसके लिए जो है 1 लाख रुपया दिए जाते हैं? किसके लिए? 1 लाख रुपया दिए थे। कहते हैं 1 लाख रुपया का शिक्षा के क्षेत्र में काम होगा। और ये जो हुआ था चार्टर एक्ट 1813 के तहत होता है। कब होता है? चार्टर एक्ट 1813 के तहत होता है। ठीक, इसके तहत जो होता है शिक्षा के क्षेत्र में, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में जो है कहता है कि 1 लाख रुपया दिया जाए और उसके भारतीय शिक्षा पे खर्च हो। ठीक है, तो इस तरह से देखिएगा तो ये सीरीज जो चौथा था वो भी खत्म हो जाता है। और आगे हम लोग देखेंगे अगले सीरीज भी। इससे पहले हम कह रहे हैं कि आप ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक, तो हम लोग इस चीज़ को देखेंगे और इसको काम करने का कोशिश करेंगे। ठीक, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, कुछ कमेंट कीजिए, क्या कीजिए कमेंट। ठीक, जिससे हमें मोटिवेट मिलेगा क्या लिखते हैं आप और उसके बारे में हम जान के आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसके बाद ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।